आज क्या अस्थमा पढ़ाना है ना आपको? नो सर, अस्थमा तो हो गया है अस्थमा हो गया? सर। ट्यूबरकुलोसिस के बाद। ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया था आपका? हाँ, उसके बाद एटलैक्टिस? ट्यूबरकुलोसिस के। यस सर, ये। कल भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, नॉलेज दिया था यस एटलैक्टिस सर। के बारे में। एटलैक्टिस में क्या होता है मेनली, जो आपका जो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उससे क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना। इसकी जो एवलाइज होती हैं लंग्स के अंदर, एवलाइज क्या है, लंग्स की यूनिट होती है और वो इंटैक्ट हो जाती यस सर। है और इंटैक्ट होने की वजह से वो सिकुड़ जाती है। विवेक सुन रहे हो क्या? सुन रहा हूँ। ओके। तो एटलैक्टाइसिस इज अ कंप्लीट or partial collapse of the entire lungs or area lobes of the lungs. एटलैक्टिस या तो कंप्लीटली हो सकता है लंग्स को, या फिर पार्शियली मींस आधा, कुछ भाग क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। इट अकर्स व्हेन टिनी एयर सैक alveoli within the lungs become deflated or possibly filled with the alveolar fluids। या तो वो सिकुड़ जाते हैं, इंटेक्ट हो जाते हैं, या फिर फ्लूइड से भर जाते हैं, है ना, फिल्ड विद द एलुलर फ्लूइड्स। तो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, ये नॉर्मल लंग्स है आपका और ये कोलैप्स्ड लंग है, ये सिकुड़ा हुआ है। ये किस वजह से होता है, इसका कॉजेस क्या है? तो कॉजेस की अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट आता है आपका ऑब्स्टेटिक एटलैक्टाइसिस में बी कॉज्ड बाय, सबसे फर्स्ट है इसके अंदर म्यूकस प्लग। A mucus plug is built up of mucus in the airway। एयरवे के अंदर क्या प्रोड्यूस होने लगता है, म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है। इट कॉमनली अकर ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी बिकम बिकॉज नॉट कफ। अगर किसी पेशेंट ने सर्जरी करवाई हो अपने लंग्स के अंदर, तो उससे उसकी वजह से, सर्जरी की वजह से या सर्जरी के दौरान कफिंग नहीं हो पाती। अगर कफिंग होती है तो पेशेंट का जो म्यूकस है वो बाहर निकलता रहता है। अगर कफ नहीं होगा तो म्यूकस जो है वहीं के अंदर ही जमता हुआ रहता है। तो म्यूकस प्लग आर ऑल्सो कॉमन इन चिल्ड्रंस, पीपल विद साइक्लिक सिस्टेटिक फाइब्रोसिस एंड ड्यूरिंग सीवियर अस्थमा अटैक। और उसकी वजह से क्या होता है, अस्थमा भी हो जाता है पेशेंट को। देन फॉरेन बॉडीज एटलैक्टाइसिस इज कॉमन इन चिल्ड्रंस हु हैव इनहेल्ड एन ऑब्जेक्ट सच एज peanuts, small toy parts into their lungs। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स का लंग्स के अंदर चला जाना, इससे भी एटलैक्टाइसिस हो जाता है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चे क्या होता है, वो जानते तो है नहीं कि इस चीज से क्या होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट लिया उसे मुंह में खाने के लिए पकड़ते हैं वो, है ना, और उसकी वजह से वो लंग्स में भी जा सकता है। तो उनके अंदर एटलैक्सिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें बच्चों का ज्यादातर ख्याल रखना चाहिए। ट्यूमर inside the airway, an abnormal growth can narrow the airway। देखो, अगर एयरवे के अंदर कोई भी ट्यूमर फॉर्म हो रही है, ट्यूमर होगी तो वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, अपना स्थान घेरेगी, और स्थान घेरने की वजह से जो एयरवे के लिए स्पेस है वो कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लंग्स कोलैप्स हो सकता है। सेकंड आता है आपका पॉसिबल कॉजेस ऑफ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटलैक्टाइसिस। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर है आपका इंजुरी, जैसे चेस्ट ट्रॉमा, फॉर्म फ्रॉम अ फॉल, कार एक्सीडेंट्स। अगर कोई इंजुरी हो जाती है चेस्ट के अंदर, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, या अपन गिर पड़े कहीं से, है ना, एक्सीडेंट हो गया,
तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका प्लूरल इफ्यूजन। दिस कंडीशन इन्वॉल्व द बिल्डअप ऑफ फ्लूइड बिटवीन द टिश्यूज प्लूरल दैट लाइन द लंग्स एंड इनसाइड द चेस्ट वॉल। मैंने आपको बताया था कि आपका जो लंग्स होता है, लंग्स के ऊपर कौन सी लेयर चढ़ी होती है? विसरल लेयर। और जो रिब्स होती हैं, रिब्स की साइड में कौन सी लेयर होती है? पैराइटल लेयर, है ना। उनके बीच में जो प्लूरल स्पेस होता है उसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। तो प्लूरल इफ्यूजन की वजह से भी क्या हो सकता है? एटलैक्टाइसिस हो सकता है। क्योंकि जब फ्लूइड बिल्डअप होगा तो उसका प्रेशर किस पे लगेगा? लंग्स पे लगेगा। और लंग्स पे प्रेशर पड़ने की वजह से पेशेंट प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा प्रॉपर। देन निमोनिया, वेरियस टाइप ऑफ निमोनिया और लंग इन्फेक्शन कैन कॉज एटलैक्टाइसिस। निमोनिया से क्या होता है? लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से एटलैक्टाइसिस हो सकता है। देन न्यूमोथोरैक्स, air leak into the space between lungs and chest wall, indirectly causing small or all of the lung collapse। देखिए, अगर जो पैराइटल विसरल प्लूरा होता है और पैराइटल प्लूरा होता है, अगर उनके अंदर कोई भी लीकेज हो जाए तो उसकी वजह से एयर क्या होगा? उनके बीच में चला जाएगा प्लूरल कैविटी के अंदर। प्लूरल कैविटी के अंदर इस एयर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसमें प्लूरल कैविटी के अंदर फूल जाएगा वो, और फूलने की वजह से प्रेशर किस पर लगेगा? लंग्स पर लगेगा। उसकी वजह से लंग्स क्या हो सकते हैं? कोलैप्स हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है उसके अंदर। नेक्स्ट, स्कैरिंग ऑफ टिश्यू। स्कैरिंग कुड बी कॉज बाय इंजुरी, लंग डिजीज और सर्जरीज। स्कैरिंग किसी भी वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, कोई भी लंग डिजीज की वजह से हो सकता है, या फिर सर्जरी की वजह से हो सकता है। Then tumor form, a large tumor can press against and deflate the lung as opposed to blocking the air space। अगर अपने लंग्स के अंदर, एयरवे के अंदर, अपनी जो प्लूरल कैविटी होती है चेस्ट के अंदर, अगर कोई भी ट्यूमर फॉर्म होता है तो ट्यूमर क्या करेगा? उसको प्रेस करेगा, लंग्स को। और लंग्स को प्रेस होने की वजह से क्या हो सकता है? लंग्स कोलैप्स हो सकता है, सिकुड़ सकता है लंग्स अपना, है ना। तो ये मेन कॉजेस हैं एटलैक्टाइसिस के। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये रिस्क हो सकती है एटलैक्टाइसिस होने की? तो सबसे ज्यादा होती है ओल्ड एज के अंदर, एनी कंडीशंस दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू सॉलो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट को जो अपन निगलने में दिक्कत होती हो, उनमें हो सकती है। लंग डिजीज सच एज अस्थमा, सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है? सर chronic obstructive pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease pulmonary and bronchiolitis और सिस्टेटिक फाइब्रोसिस। इन कंडीशन में भी रिस्क होती है। रिसेंट एब्डोमिनल और चेस्ट सर्जरी, वीक ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी मसल्स ड्यू टू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी एंड अदर न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस। इन कंडीशंस की वजह से भी एटलैक्टाइसिस हो सकता है। ये सिर्फ रिस्क है। और नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी एटलैक्टाइसिस हो सकता है। अगर कोई लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहा हो तो उसको एटलैक्टाइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग, वीजिंग, कफ। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग क्या होता है? डिजनिया। सांस डिफिकल्टी लेने इन में, ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं? डिजनिया। dyspnea,
हाँ, और रैपिड एंड शैलो ब्रीथ, एक या तो फिर जल्दी जल्दी ब्रीथ हो या फिर धीरे धीरे ब्रीथ हो। और बीजिंग साउंड, जिसमें खरखर की आवाज आती है। और नेक्स्ट है कफ। 1 सेकंड में पानी पी लो। हाँ स्टूडेंट्स, तो इसको आप डायग्नोस कैसे करोगे? सबसे पहले पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करोगे। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है आपको। फिजिकल एग्जामिनेशन आप क्या चेक करेंगे? बीजिंग साउंड्स, डीप पैटर्न उसका चेक करेंगे आप, सैलो ले रहा है या डीप ले रहा है, डिजनिया कंडीशन तो नहीं है उसकी। देन सीटी स्कैन कराएंगे अपन। सीटी स्कैन इज more sensitive techniques than X-ray. It may help better detect the cause and type of atelectasis. चेस्ट एक्सरे से अपन को क्या पता चलता है? ओनली सिर्फ और सिर्फ अगर ज्यादा एटलैक्टाइसिस हुआ है, ज्यादा लंग्स कोलैप्स हुआ है, तो ही अपन इसमें अच्छे से दिख पाएगा। जबकि सीटी स्कैन अगर उसमें 2-4% इसको कोलैप्स हुआ होगा तब भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और ये भी पता चला सकते हैं कि कौन से टाइप का आपका एटलैक्टाइसिस है। देन ऑक्सीमीट्री, this test uses a small device placed on the fingers to measure blood oxygen level. It helps determine the severity of atelectasis. देखिए अगर एटलैक्टासिस कितने परसेंट है, ये अपन कैसे पता चला सकते हैं? अपन पल्स ऑक्सीमीट्री से अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना चल रहा है उससे अपन पता चला सकते हैं। सपोज दैट Yes, sir. आपका जो ऑक्सीजन का लेवल ब्लड के अंदर 60 या 70% है, तो उससे मीन्स लंग आपका 30 या 35% कोलैप्स हो चुका है। इसका मतलब ये होता है ना। देन ब्लड साउंड ऑफ द थोरैक्स। अच्छा, आप लोग ब्लड प्रेशर, ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करना जानते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से? No, sir. सर बस देखा। मतलब कि पता है कि कैसे चेक करता हाँ, है। उसे पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस होती है छोटी, उंगली में लगा। उसको उंगली में लगा देते हैं अपन, है ना। और वो पता चला देता है कि आपके ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है। क्या सर? अपना जो ऑक्सीमीटर होता है, ऑक्सीमीटर को अपन उंगली में लगा देते हैं और उससे ये पता चलता है कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है। जो नॉर्मल यस होता है वो 100% होता है, 95 से लेकर के 100% तक नॉर्मल माना जाता है। यस सर। देन अल्ट्रासाउंड ऑफ द थोरैक्स, दिस नॉन इन्वेसिव टेस्ट। ये इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव क्या होता है? इन्वेसिव मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अपनी बॉडी के अंदर डालना, वो होता है इन्वेसिव। और नॉन इन्वेसिव उसकी वजह से अपने बॉडी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, अपनी बॉडी के अंदर कोई पार्ट को डाला नहीं जा रहा है, वो होता है नॉन इन्वेसिव। अभेदन, तो नॉन दिस इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट कैन हेल्प द डिफरेंस बिटवीन एटलैक्टासिस, hardening and swelling of lung due to fluid in the air such and pleural effusions। अगर आपके लंग्स के अंदर प्लूरल एफ्यूजन हुआ है
जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर अगर कोई फ्लूइड वगैरह भरा हुआ है तो वो अपन अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं, है ना। लंग्स के अंदर अगर हार्डनिंग है या स्वेलिंग है ये भी पता चल जाता है इससे, और कहाँ पर हुआ, उसकी लोकेशन कितना परसेंटेज है, ये सब अपन चेक कर सकते हैं। देन ब्रोंकोस्कोपी, a flexible latent tube inserted down throat allow doctor to see what may be causes a blockage. ब्रोंकोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लंबी ट्यूब होती है, उसमें लाइट होती है, कैमरा होता है, उसको अपन नाक से होते हुए अपने ट्रैकिया से लंग्स के अंदर डालते हैं और पूरे एयरवे को चेक करते हैं कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो किसकी वजह से ब्लॉकेज है, सच एज म्यूकस प्लग, ट्यूमर या फॉरेन बॉडी, या तो किसी म्यूकस के जमा होने की वजह से हो गया है या किसी ट्यूमर की वजह से या कोई फॉरेन ऑब्जेक्टिव आपके लंग्स के अंदर आ गया है, एयरवे के अंदर फंस गया है। दिस प्रोसीजर में ऑल्सो बी यूज्ड टू रिमूव द ब्लॉकेज, और इस प्रोसीजर के द्वारा अपन जो जिस कारण से भी ब्लॉकेज हुआ है अपना एयरवे उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। आपने डायग्नोस कर लिया कि आपका पेशेंट एटलैक्टाइसिस का पेशेंट है, तो आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ एटलैक्टाइसिस डिपेंड ऑन द कॉजेस, ये किस पर डिपेंड करेगा, कॉज पर, किस कॉज से आपका एटलैक्टाइसिस हुआ है। माइल्ड एटलैक्टाइसिस मे गो अवे विदाउट ट्रीटमेंट, जो माइल्ड एटलैक्टाइसिस होता है उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। समटाइम मेडिकेशंस आर यूज्ड टू लूजन एंड थिन म्यूकस, कुछ समय के लिए अपन पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर या फिर एंटी टिश्यू, जिससे अपना जो म्यूकस है वो कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा और वो कफिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अपन ये मेडिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट को। इफ द कंडीशन इज ड्यू टू अ ब्लॉकेज, सर्जरी और अदर ट्रीटमेंट में बी नीडेड, अगर एयरवे के अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह हुआ है तो उसके लिए अपन को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है चेस्ट फिजियोथेरेपी, techniques that help breathe deeply after surgery to re-expand collapse lung tissues are very important. These techniques are best learned before surgery. They includes, देखिए जो चेस्ट फिजियोथेरेपी होता है वो कहता है एक एक्सरसाइजिंग पैटर्न होता है। जैसे अपन पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो उससे पहले उसको कौन सी टेक्निक सिखाई जाए जिससे पेशेंट को सर्जरी के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें है परफॉर्मिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को डीप ब्रीथ करने के लिए बोलना चाहिए, है ना, अनुलोम विलोम जो करते हैं। इंसेंटिव स्फेरोमेट्री के नाम से इसको जाना जाता है। एंड यूजिंग अ डिवाइस टू असिस्ट विद डीप कफिंग मे हेल्प रिमूव सिक्रेशंस एंड इंक्रीज लंग वॉल्यूम। कभी कभी अगर ज्यादा म्यूकस होता है तो उसको अपन बाहर निकालते हैं, है ना। उसके लिए एक डिवाइस आती है और एक ट्यूब टाइप से होता है, इसको अपन नोजल कैविटी से होता हुआ अपने थ्रोट में डालते हैं, उससे ट्रैकिंग हो जाता है और वो म्यूकस को कलेक्ट करता है, बाहर निकाल देता है। इससे अपना जो एयर वे है वो साफ हो जाता है और उससे सर्जरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। Maintain the positioning of the patient is lower than chest. Postural drainage. This allow mucus drain to better before than bottom of the lungs. देखिए इसमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन मेंटेन करनी है, लोअर देन चेस्ट, मीन्स चेस्ट आपका नीचे की साइड होना चाहिए, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर चेस्ट इस पोजीशन होगा नीचे तरफ तो यहाँ से जो भी म्यूकस जमा हुआ है वो आगे तरफ आ जाएगा, है ना। टैपिंग ऑन चेस्ट ओवर द कोलैप्स एरिया टू लूजन म्यूकस, और अपने चेस्ट को क्या करना चाहिए, ऐसे ठोकना चाहिए, टैप करना चाहिए, जिससे जो म्यूकस जमा हुआ है वो लूज हो जाएगा। दिस टेक्निक्स इज कॉल्ड परकशन।
ऐसे अपन करते हैं, चेस्ट को ऐसे ठुकते हैं, तो इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? ये परकशन टेक्निक है। इट कैन ऑल्सो यूज मैकेनिकल म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस सच एज एयर पल्स वाइब्रेटर, वेस्ट और हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अगर परकशन करके भी आपका म्यूकस लूज नहीं हुआ, तो फिर इसके लिए अपन डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे एयर पल्स वाइब्रेटर होता है, जो अपन नेजल कैविटी से अपन अंदर डालते हैं और म्यूकस को बाहर निकालता है। देन सर्जरी करेंगे पेशेंट का अपन, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर लंग्स के अंदर चला गया है ना, तो वो क्या करेगा, एयरवे को उसने ब्लॉकेज कर दिया है, तो उसको निकालने के लिए, एयरवे को क्लियर करने के लिए अपन को सर्जरी करनी पड़ेगी। रिमूवल ऑफ द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मे बी डन बाय सक्शनिंग म्यूकस और बाय ब्रोंकोस्कोप। इसमें अपन क्या करते हैं, सक्शन और ब्रोंकोस्कोप का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसमें पहले अपन ब्रोंकोस्कोप डालेंगे, जिससे अपन स्क्रीन पर देख सके कि अंदर क्या है ना, और साथ अपन सक्शन डालते हैं, जो अपने म्यूकस को, रास्ते में म्यूकस है एयरवे के अंदर, उसको अपन निकालते जाए। जब म्यूकस क्लियर हो जाएगा, तो जब भी अपन ब्रोंकोस्कोप को अंदर कर पाएंगे और वो अंदर से स्ट्रक्चर को देख पाएगा। तो डॉक्टर जेंटली गाइडेड अ फ्लेक्सिबल ट्यूब डाउन थ्रोट टू क्लियर एयरवे, जिससे वो एयरवे को क्लियर करते हैं। ब्रीथिंग ट्रीटमेंट, इन सम केसेस ब्रीथिंग ट्यूब में बी नीडेड। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इसको सीपैप के नाम से जानते हैं। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर may helpful in some people who are too weak to cough and have low oxygen levels after surgery। कुछ पेशेंट हो जाए, सर्जरी करा दी पेशेंट के बनने, उसके बाद में क्या होता है, उनका जो कफ है, कफ बाहर नहीं निकल रहा है अपने आप, है ना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है, तो इसके लिए पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। और वेंटिलेटर के अंदर कौन सी प्रोसेस चलती है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये पेशेंट को ऑटोमेटिकली ही ब्रीथिंग कराता है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके रखता है ये, इसमें पेशेंट को कुछ नहीं करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये एटलैक्टेसिस शायद समझ में आ गया होगा आपको, है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। प्रतिभा, रितिका, सबको समझ में आ रहा है? ओपन कर लो आप लोग ये कैमरे। यस सर। आ रहा है प्रतिभा आपको? यस सर। ओके रितिका? यस सर। आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है क्या, योर मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स? क्या सर? आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है क्या, योर मीटिंग विल एंड इन 10? नो सर। नो सर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब 10 मिनट रह गए आपकी मीटिंग खत्म होने में, ये सिर्फ मेरी स्क्रीन पे आता है। तो अपन बात कर लेते हैं अब प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। अभी अपन ने इसमें कई बार नाम लिया था प्लूरल इफ्यूजन का। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? प्लूरल इफ्यूजन इज अ collection of fluid in the space the two lining pleura of the lungs। जो अपनी सीरस मेम्ब्रेन होती है, सीरस मेम्ब्रेन अपनी बॉडी के अंदर 3 जगह पाई जाती है। फर्स्ट आपका कार्डियक के अंदर, जिसे मीडियस्टम कैविटी के अंदर बोलते हैं, दूसरा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और तीसरा थोरैसिस कैविटी के अंदर। मैंने आपको ये मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ाया है फर्स्ट ईयर के अंदर, है ना। इसमें क्या होता है, जो सीरस मेम्ब्रेन होता है वो डुअल लेयर का बना हुआ होता है, एक पैराइटल लेयर, दूसरा विसरल लेयर। तो ये जो पैराइटल और विसरल लेयर होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं लंग्स के अंदर। इसमें क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, और जो
फ्लूइड उसके अंदर जमा हुआ है उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन्स। अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द स्पेस। ओके, देखिए Yes, sir. देख सकते हैं ये पैराइटल लेयर है, सॉरी ये विसरल लेयर है, और ये वाली पैराइटल लेयर है ना। और ये बीच में क्या हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, ये फ्लूइड जम गया, ये वाइट वाइट सा, तो इसको बोलते हैं अपन प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन मेनली टू टाइप का होता है, एक ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन। ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन आर फॉर्म्ड व्हेन फ्लूइड लीक्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द प्लूरल स्पेस। यह किसकी वजह से होता है, अपनी कोई भी ब्लड वेसल्स लीक होकर के वहां का जो ब्लड है वो किस में चला जाता है, प्लूरल स्पेस में चला जाता है। केमिकली ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन कंटेन लेस प्रोटीन एंड LDH lactate dehydrogenase than exudate pleural effusions। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, किससे, LDH से। LDH क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हार्मोन, LDH। देन दूसरा है एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन्स। Exudate pleural effusions are caused by inflammations of the pleural itself and are often due to disease of the lungs। यह किसी भी लंग्स की डिजीज की वजह से प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। लेकिन जो ट्रांसुडेट था, ट्रांसुडेट में कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होती है, उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स लीक हो जाती है और लीक होने की वजह से वहां पर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। लेकिन एक्सुडेट के अंदर क्या होता है, किसी भी लंग्स की डिजीज की वजह से इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है ना, प्लूरल कैविटी के अंदर, तो इसको बोलते हैं अपन एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन्स। इसके कॉजेस क्या क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर्स, लिम्फोमा, निमोनिया। देखिए जो लिम्फोमा है वो लिम्फ के अंदर कैंसर हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन लिम्फोमा। सर क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है लिम्फ के अंदर, लिम्फ कैंसर, इसलिए इसको बोलते हैं अपन लिम्फोमा। यस सर। देन निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, पोस्ट पेरिकार्डियोटोमी सिंड्रोम। ये आपको मैं उसमें पढ़ाऊंगा कार्डियक सिस्टम के अंदर। और यूरेमिया और किडनी फेलियर। यूरेमिया मीन्स होता है इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड यूरेमिया। ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, यूरेमिया। और दूसरा कंडीशन है किडनी फेलियर। तीसरा है असाइटिस। असाइटिस में क्या होता है, आपका जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी पैराइटल और विसरल लेयर पाई जाती हैं दोनों, और उनके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन असाइटिस। जैसे अभी लंग्स के दोनों लेयर्स के अंदर फ्लूइड बिल्डअप हो गया है तो इसको अपन प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। ऐसे ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो विसरल और पैराइटल कैविटीज होती हैं, अगर उनके अंदर फ्लूइड बिल्डअप होता है तो उसको अपन असाइटिस बोलते हैं। देन इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, या फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कोई एब्सेस मींस पस का कलेक्शन हो जाना, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं अपन इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस। इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे पेशेंट के अंदर, तो फर्स्ट आपका चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेनफुल ब्रीथिंग, कफ, डीप ब्रीथिंग typically increase the pains और फीवर विथ चिल्स। पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग डिजनिया होगा, पेनफुल ब्रीथिंग दैट इज उसको बोलते हैं प्लूरेसी,
सांस लेने में कठिनाई होगी पेशेंट को, पेनफुल ब्रीथिंग, दर्द होगा। और कफ, कफ कैसा होगा, या तो ड्राई कफ हो सकता है या फिर प्रोडक्टिव कफ हो सकता है। प्रोडक्टिव कफ मीन्स होता है पुराना कफ, जो हरा हरा और पीला पीला से निकलता है। दूसरा है नेक्स्ट आपका डीप ब्रीथिंग टिपिकली इंक्रीज इन द पेन्स। कभी कभी अपन जब अपन डीप ब्रीथिंग करते हैं तो अपने चेस्ट में पेन होता है। देन फीवर विद चिल्स, और जो फीवर है वो किसके साथ में आएगा, सर्दी के साथ में, चिल्स। और लॉस ऑफ एपेटाइट ऑफन अकम्पनी प्लूरल इफ्यूजन्स कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स। और पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट किसकी वजह से, प्लूरल इफ्यूजन की वजह से। और जो प्लूरल इफ्यूजन कब किसके द्वारा हुआ हो, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट्स के द्वारा हुआ हो, मींस डिजीज कंडीशन के अंदर। और डिजीज कंडीशन किसके अंदर होती है, एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। आपका टाइम फिनिश होने वाला है, 1-1.5 मिनट बची हुई है, तो इसको तो अपन कल ही कराएंगे, है ना, इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी की क्लास में ये हो नहीं पाएगा। कल से आपका जो टाइम है अपन बढ़ा के रखा करेंगे पूरे 1 आवर्स का, है ना। आप लोग क्लास यस लेते परेशान तो नहीं हो जाते हो, सर। लेक्चर लेते बोर तो नहीं हो जाते हो आप। नहीं सर। ओके। नो सर। अच्छा ये बताइए, आपका जो सोशियोलॉजी का टाइम कितने बजे से रखा जाए सब्जेक्ट का। सर मॉर्निंग में भी रख सकते हैं, इवनिंग में भी, कभी भी। आप सब मिलके बताओ। सर 3 बजे से ही सही है। 3 बजे से। नहीं तो आपको इवनिंग में टाइम हो 5 या 6 बजे, और जब भी आप रख इवनिंग सकते। के तो 6 बजे से कर दीजिए। सुबह मॉर्निंग में ही? नहीं, इवनिंग में 6 बजे में। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी आज टाइम टेबल बनाता हूँ मैं सब बच्चों का, है ना। आज तो आप 3 बजे से क्लास ले लो सोशियोलॉजी का, है क्या ना। सर? आज आप 3 बजे से लेक्चर ले लेना, 3 बजे मैं टाइम डालूंगा आज के लिए, यस सर। है ना। ओके। ओके सर।